स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी 1 ईयर की आईटीआई है, 6 मंथ की आईटीआई है या फिर 2 वर्षीय आईटीआई है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक काम का साबित होने वाला है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपके पास समय होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास इस समय नहीं है 1-1.5 घंटे का, तो आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास है काफी लेंदी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि इस समय का शॉर्टेज होने की वजह से हम लोग क्वेश्चन बैंक जो है पर्टिकुलर मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 क्लासेज ऑलरेडी मिल चुकी हैं। और जैसे आपने देखा होगा क्लास 1 में हमने 2 क्लासेज, जो आपको क्लास 1 हमने दिया था, इसमें 2 चैप्टर कवर किया था। 2 चैप्टर 1 एंड 2 ये दोनों हमने क्लास 1 में कवर कर दिया था। क्लास नंबर 1 प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर। और क्लास 2 में हमने प्रोफेशनल स्किल को कवर किया था, जो चैप्टर 3 है आपका। और आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 हैं। और आज जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास 2, 3। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू में 2-3 मिनट में आपको कम्युनिकेशन स्किल का एक बेसिक फंडा बता दूंगा, जिससे रिलेटेड अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए चैप्टर्स जो हमने ऑलरेडी कराया है। प्लस पहली वीडियो को आप लोगों ने जितना शानदार तरीके से देखा, मैंने जितनी मेहनत से बनाया उतने ही मेहनत से आप लोगों ने देखा, और बहुत ही ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत सुंदर सा रहा है और काफी अच्छे से आपने पढ़ा। बहुत से बच्चों के कमेंट ये थे कि सर 80-90% क्वेश्चन हम ऐसे ही कर ले रहे थे, उनको आ रहा था। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। तो चलिए, ये क्लास है क्लास फर्स्ट। अगर आप नॉर्मल सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के नाम से। उसी में सीरियल वाइज क्लासेस ऐड होती जाएंगी, इस पर आप देख सकते हैं। और बहुत से बच्चे पीडीएफ के पीछे थोड़ा परेशान रहते हैं, तो उनकी परेशानी दूर हो सकती है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले कोर्स में आपको क्लास वाइज यहाँ पर अपडेटेड मिल जाएंगे। जैसे 1, 2, 3 इस तरह से क्लास है, उसी हिसाब से क्वेश्चन बैंक अपडेट होगा। यानी जैसे जैसे क्लासेज आपकी अपडेट होती हैं वैसे वैसे रिलेटेड पीडीएफ भी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर दिया जा रहा है। और कहां मिलेगा? वेबसाइट ओपन करना है, आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखिए ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें नीचे की तरफ स्लाइड कर देता हूं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर है और इसी प्रकार से सेकंड ईयर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह वगैरह। तो रिलेटेड जो भी चाहिए उस वाले अपने सेलेक्ट करिए, उस जैसे यहाँ सेकंड ईयर और सेकंड ईयर में जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया, समय आपके पास जरूर होना चाहिए। और एक और शिकायत है पर्टिकुलर बच्चों की, मैं उसको भी दूर कर देता हूं। बहुत से बच्चे होते कहते हैं सर आप धीरे पढ़ा रहे हो, फास्ट पढ़ाओ, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। आपको अगर क्लास देखनी है, मैं चलिए अपनी क्लास ओपन कर देता हूं। अगर लगता है आपको, ठीक है, हाँ चलिए इनको इधर चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी क्लास स्लो है, आप उसको फास्ट करना चाहते हैं, या लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं स्लो करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों कंट्रोल आपके हाथ में है। YouTube में नीचे की तरफ देखेंगे एक सेटिंग का बटन होता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लेबैक स्पीड होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, 2 गुना तेजी से, 1.5 गुना, जितना भी आप जितना तेज चाहो आप। जैसे मैंने देखो 1.5 गुना कर दिया स्पीड, अब देखो बोलने का। तो जो एमसीक्यू सीरीज अभी चलने वाली है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होगा, वीडियो भी थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। कि जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, 15-20 मिनट 40 मिनट की वीडियो होती है, उसका वीडियो थोड़ी लंबी है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये है, मैं आपके रिमोट के अकॉर्डिंग चलूंगा। आप मुझे फास्ट भी चला सकते हैं, स्लो भी चला सकते हैं सेटिंग में जाकर। तो अब ये भी शिकायत दूर होगी। सब मिलाकर क्या है, मेरी कोशिश है सारी शिकायत अगर आपकी दूर रहेगी तो आपका मन लगेगा पढ़ने में। तो अब हमारा फाइनल हो गया कि अब चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 3, थोड़ा सा आज मैं फास्ट चलूंगा। चैप्टर नेम क्या है? मॉड्यूल 4 है, कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन होने वाले हैं आज। वेबसाइट मैंने आपको दे दिया। चलिए सब समझा दिया हो तो अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल का। वी कैन शेयर, और आपने देखा होगा मोस्टली मैं इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी वाले में ट्रांसलेशन बहुत उल्टा सीधा होता है। इवन आपके एग्जामिनेशन में भी ट्रांसलेशन उल्टा सीधा होता है, ठीक है। जैसे अभिषेक सर ने क्वेश्चन बताया था, अभिषेक सर क्या क्वेश्चन था आपका? क्या क्वेश्चन था? वेल्डिंग स्टैंड फॉर, चलो ठीक है मान लेते हैं। एक क्वेश्चन था वेल्डिंग स्टैंड फॉर, क्या कौन सा आगे? जीएम में, ठीक है, जीएम में स्टैंड फॉर। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके लिखा हुआ था कि GMA खड़ा है,
जीएम में खड़ा है। अब इसका आप क्या आंसर दो, ठीक है। इसीलिए आपको इंग्लिश में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसका मतलब स्टैंड फॉर मतलब पूछ रहा था जीएमए का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ हिंदी में कह रहा था जीएमए खड़ा है, क्या मतलब है इसका। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इंग्लिश वाले जो हिस्सा है, इंग्लिश के जो शब्द हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं हिंदी में समझा ही देता हूं आपको। वी कैन शेयर आवर थॉट, हम अपने विचार शेयर कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। किसके द्वारा शेयर कर सकते हैं? अगर आप अपना विचार, अपनी फीलिंग, अपने सब मतलब भावनाएं सामने वाले के साथ साझा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं पढ़ाई करके। यहां पर देखिए एबीसीडी भूल गया है, कुछ क्वेश्चन में भूल गया है, ठीक है। रीडिंग पढ़ाई करके, कुछ देखकर, सुनकर नहीं, कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपनी बातें, अपना मैसेज, अपने विचार, अपने भावनाएं शेयर कर सकते हैं। आंसर ए सही होगा। कम्युनिकेशन होता क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं, जिससे आगे के सवाल आपके खटाखट होते रहेंगे, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए वाले व्यक्ति जो है अपनी बात बी को कहते हैं, बी वाली बात अपने ए को कह रहा है। ये दो लोग अपने बातों का, अपने मैसेजेस का, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपको हर जगह मिलेगी और एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा अभी जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं कि कम्युनिकेशन में बहुत ही मतलब 2 तरीके से बांटा जाता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, इसके सवाल आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर फटाफट बस हम सवाल करेंगे। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंग्लिश वाला ही रखिए, हिंदी नहीं बताएंगे इसको। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान रखिए, जिस कम्युनिकेशन में वर्ड्स इस्तेमाल हो, शब्द इस्तेमाल होंगे, उसको हम वर्बल कहेंगे, और जिसमें शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे उसको नॉन वर्बल कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक, यही आपको पूरा क्वेश्चन, इसमें 50% क्वेश्चन यही करा देगा आपको। कम्युनिकेशन 2 प्रकार का, जिन कम्युनिकेशन में, जिस बातचीत में, कम्युनिकेशन को बातचीत मान के चलते हैं, ठीक है, जिस बातचीत में शब्दों का प्रयोग होगा, बातचीत करने के तरीके में, जिस बातचीत करने के तरीके में शब्दों का प्रयोग होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन, और जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक चीज ये होगा, और एक और होता है, ठीक है, एक और हुआ, मैं फटाफट बता दूं फिर आगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन करने वाले। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, FORMAL, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल बातचीत करने का जो तरीका होता है। ऑफिशियल बातचीत कहाँ होती है? हम अपने कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में, रेलवे स्टेशन काउंटर पर किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जो बातचीत करने का भाषा नहीं, जिस लहजे का, बातचीत करने के जिस तरीके का प्रयोग करते हैं उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिस तरीके से हम अपने दोस्त से, अपने भाई से, मम्मी पापा से, मम्मा चाची मौसी से, किसी घर में, कहीं मंदिर पर बैठे हैं, कहीं चौराहे पर बैठे हैं, कहीं पार्टी में है, शादी बारात में मजे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ग्रुप में कहीं है, वो सब इनफॉर्मल है। क्लियर? ये 2 चीजें, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इतना समझ लिए तो एम्प्लॉयबिलिटी में कम्युनिकेशन आप समझ लीजिए जीत गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, ये आंसर ये सही होगा, क्योंकि कुछ भी हम अगर एक दूसरे शेयर करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत के द्वारा ही शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी। अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा? अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा? जो सिंपल हो, साफ सुथरी बात की जा रही हो, कंप्लीट हो, पूरी बात कही जा रही हो। सिंपल मतलब आसान भाषा में हो। साफ सुथरे का ये मतलब है कि जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं सामने वाले को क्लियर सुनाई दे रहा हो, ऐसा नहीं कि आधा मेरे मुंह में आधा बाहर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्लियर है। पूरी बात, अगर मैं कोई बात बता रहा हूं तो पूरी बात बताऊं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो क्वेश्चन की पूरी मीनिंग बताऊं। ऐसा नहीं कि मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन आंसर डी, मतलब मैं उसको आधा ही पढ़ रहा हूं, नहीं, पूरी बात करूं। तो ऐसे में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के लिए सभी जरूरी है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए अच्छी, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी मुझे ही ज्यादा लग रही है। विच एमंग दीज इज नॉट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है? अभी मैंने कम्युनिकेशन के आपको प्रकार बताए थे ना, मैंने बताया था वर्बल होता है, नॉन वर्बल भी होता है, ये भी है। मैंने आपको बताया था
दुख, एक मिनट, इनमें से कौन सा एक संचार का प्रकार नहीं है? विजुअल्स है और सौरो। देखिए विजुअल्स किस में आ जाएगा मैं बता रहा हूं। विजुअल्स मतलब यहाँ पे तस्वीर का नहीं मतलब है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर मैं, आप और हम दूर हैं एक दूसरे से और आप जा रहे हैं, मैं आपको बाय बोलना चाह रहा हूं, ऐसे तो मैं बोलता चलो यार बाय, बाद में मिलते हैं, लेकिन आप दूर है तो मैं आपको इशारों में ऐसे ऐसे कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बाय कह रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक कम्युनिकेशन ही है, बातचीत। आप समझ गए, मैंने आपको ऐसे किया तो आप समझ गए कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, गुड बाय कह रहा हूं, है ना, समझ गए ना। तो इसका मतलब मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, मेरे इस तस्वीर के सामने, मतलब एक तरह से मेरे सिंबल्स के थ्रू। सिंबल एक तरह से क्या है, विजुअल्स है, दिखाई देने वाली चीज। तो इसलिए ये भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों हो जाएगा, लेकिन ये दुख का कोई कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है। दुख का कोई कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है। और ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है, तो दुख जो है कम्युनिकेशन का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन दुख जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये तो हमारी एक भावना है। दुख क्या है, एक भावना है। नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। देखिए टीममेट क्या होता है, अगर 3-4 लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हो तो उसके टीममेट कहते हैं। जैसे कम समय है, ऐसे में मेरे जो क्वेश्चन है इंग्लिश वाले वो अलग अलग है पीडीएफ में, तो उनको इकट्ठा करना पीयूष सर काम कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सन्नी सर मर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद मैं क्वेश्चन कई बार रिव्यू कर रहा हूँ, आंसर की में कुछ सही है नहीं है वो करते हुए उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो एक तरह से टीम यहाँ पर काम कर रही है, 2-3 लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं। तो मैं कैसे बात करूंगा, यही यहाँ पर कह रहा है कि नित्या उनसे किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हैं अपने टीम के साथियों के साथ, तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाएगा, ABCD, ठीक है। अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मेरे 3-4 मित्र स्टाफ है, मेरी टीममेट है, सब लोग मिलकर मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे उनसे किस प्रकार से बातचीत करनी होगी, वर्बल, रिटेन, इमेज। मैं उनको कोई भी इशारा नहीं करूंगा, ना ही मैं उनको लिखित में दूंगा, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करूंगा। भाई वो मेरे सामने है, मैं उनसे सीधे बातचीत करूंगा, शब्दों का प्रयोग करूंगा, शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करूंगा, ठीक है। जहां पर शब्दों का प्रयोग होगा वर्बल कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा। यहां पर फिलहाल आंसर बी होगा, क्योंकि मैं बातचीत करूंगा तो शब्दों का प्रयोग करूंगा। द वे वी सिट, जैसे हम बैठते हैं, आवर फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे की बनावट, बॉडी लैंग्वेज शो अ कम्युनिकेशन। अगर मैं गुस्से में देख रहा हूं, ठीक है, अगर मेरी बेटी है छोटी, कोई हरकत कर रही है, मैं उसको डांटना चाह रहा हूं, मैं ऐसे उससे गुस्से में देख रहा हूं, तो समझ जाएगी, क्या समझ जाएगी, मैं गुस्से में हूं और उससे वो काम मैं उस काम को करने के लिए उसे मना कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला नहीं, लेकिन वो फिर भी समझ जाएगी कुछ ऐसा कर रही है, तो मैं उससे गुस्से में देखूंगा तो वो काम छोड़ के हट जाएगी, वहां से समझ जाएगी मेरी भावना को। यानी जो मैं कहना चाह रहा था, मेरा मैसेज उस तक पहुंच गया, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे चेहरे की बनावट से पहुंच गया ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। और हम कैसे बैठ रहे हैं, हमारे चेहरे की बनावट कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, किसी को आप ऐसे इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसे मारना चाहते हैं, समझ जाएगा साहब आप गुस्से में हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, नॉन वर्बल, ठीक है। फिर ये जो फिजिकल और स्टेंसेशन कोई लेना दें, नॉन वर्बल ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग इशारे का प्रयोग करते हैं, अपनी बॉडी का प्रयोग करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाय करना चाह रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो हम सामने वाला समझ जाएगा, वो कोई बात बोला मैं हंस दिया, समझ जाएगा सामने वाला कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल है, अशाब्दिक ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग है, क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल होता है। मैंने शुरू में ही बताया आपको, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल होता है, मैथ, इमेज, साइन मतलब संकेत नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, शुरू में ही बता दिया था ना कि वर्बल नॉन वर्बल कर लिए तो आधा क्वेश्चन कर लोगे, है ना। बात सही है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी जरूर है ना। और लास्ट में एक वीडियो बंद करने से पहले लाइक कर देना और मैक्सिमम शेयर कर देना। फॉर्म द वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के, ठीक है, ABCD कह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है। एक शब्द फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो सभी कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है वो वर्बल कहलाएगा। आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों का प्रयोग होगा कि नहीं,
बताओ भाई, होगा। आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें शब्दों का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, यानी ये भी है ये भी है, तो ऐसे में हमें ऐसा आंसर चाहिए जो बोले कि ये भी है ये भी है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है कि भैया ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए हम तीसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, आंसर सी। क्यों? क्योंकि ए वाले में भी शब्दों का प्रयोग है, दूसरे में भी। यही पूछ रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा आएगा, इसमें कौन कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ये दोनों है, तो दोनों को कैसे एक साथ करेंगे, उसके लिए सी वाला ऑप्शन दिया है, बोथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है। अगर हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरी बात सामने वाला समझ जा रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? क्या अलग काम होगा, या हमारे कहने के विपरीत काम होगा, या काम स्लो हो जाएगा? नहीं, काम जो है तेज होगा। अगर मैं सामने वाले कह रहा हूं कि सन्नी सर मेरे लिए जो चैप्टर 2 है उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, प्लीज उसको तैयार कर दीजिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों मर्ज कर दीजिए जिससे मैं पढ़ा सकूं। तो मेरी जो भाषा एकदम क्लियर थी, मैं जो मैसेज बोलना चाह रहा था वो भी क्लियर है, सन्नी सर समझ गए और तुरंत उस काम को मुझे दे दिए करके। तो क्या हुआ, काम क्या हुआ, फास्ट हुआ ना। तो अगर आपकी बात को सामने वाला एक बार में समझ जाएगा तो काम को कैसे करेगा, तेज करेगा, जल्दी करेगा। और कुछ आप ऐसी बात करोगे सामने वाले समझ में नहीं आएगा तो उसको समय लगेगा समझने में, समझेगा तब तो काम करेगा, या फिर 4 बार आपके पास पूछने आ जाएगा, भैया क्या कहे हो क्या कहे हो क्या कहे हो, है ना। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन होने का फायदा है कि जो भी काम है वो काम कैसे होगा, तेज होगा। एक स्टूडेंट था भाई ने नीचे कमेंट किया था कि सर थोड़ा कॉमेडी कर दिया करिए, तो भाई उसके लिए कपिल शर्मा के पास जाना पड़ेगा ना। सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर, सीता अपने कस्टमर से बात कर रही है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ टू इंप्रूव हर बिजनेस, अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाए, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रही है। सीता अपने कस्टमर से बात कर रही है कि भैया ये बताओ मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो बताओ। वो इसलिए बात कर रही है कि वो अपने बिजनेस को और बेहतर कर पाए। ये कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस अच्छा है कि बुरा है, ये आप अपने कस्टमर से पूछोगे तभी पता चलेगा। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उनसे खुद हर वीडियो में कहता हूं कि यार फीडबैक जरूर देना, आपको क्लास आज की कैसी लगी। अगर जो मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हो तो उतना समझ में आ रहा है कि नहीं जितना मैं चाहता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट बताता है कि सर ये करो, कोई कहता है स्पीड फास्ट करो, कोई कहता है क्वेश्चन बढ़ाओ, तो इससे मुझे फीडबैक मिलता है। कोई कहता है सर जल्दी कराओ एग्जाम नजदीक है, तो क्या मिलता है, फीडबैक। उस फीडबैक से मैं अपने एजुकेशन को और बेहतर कराता हूं, अपने टीचिंग को और बेहतर कर पाता हूं, ठीक है। तो उसी कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि सीधा अपने ग्राहक, उनके दुकान पे जो भी ग्राहक आते हैं उनसे वो बात करती हैं। वो बात क्यों कर रही हैं, जिससे वो बिजनेस को बेहतर बना पाए। तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, देखिए वहां पर इशारे में बात नहीं होने वाली है, कोई बातचीत की नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लिखित नहीं होगा। वो अपने ग्राहकों से डायरेक्ट बात करेंगी, मौखिक बात करेंगी, वर्बल कम्युनिकेशन करेंगी। कहेंगी भैया कैसा लगा मेरा आज का खाना, अगर उनका होटल है, रेस्टोरेंट है, तो पूछेंगी कि आपको मेरी आज की सब्जी या जो स्पेशल मैंने ये कढ़ी बनाई थी कैसा लगा आपको, बताइए, या इसमें कोई कमी है तो बताइए, उसको मैं सुधारूं। तो कैसे बात करेंगी, वर्बल ना, शब्दों का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम, राज एंड तेज, राज भैया है, तेज भैया है, टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ओनली ऑन द फोन, मोबाइल पर ही बस बात कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, किस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। देखिए कितनी आसान इंग्लिश है, इंग्लिश को मैंने बोला था तोड़ दो, ठीक है। पूरी इंग्लिश हम भी अंग्रेज नहीं, यार नहीं समझ में आता, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना, एक एक शब्द पढ़ो समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर से यार आप दे ही लोगे, है ना, मुझे पूरा विश्वास है। अब ये बता दो, ताज है और राज है और ताज है, तेज है, ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे से मोबाइल पर बात करते हैं, तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। क्या वो सिंबल या मतलब कोई इशारा कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं, मोबाइल पर इशारा कैसे करेंगे, ठीक है। क्या वो नॉन वर्बल, वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोबाइल पे शब्दों का प्रयोग ना हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। रिटर्न लिखने की बात ही नहीं है, मोबाइल पर बातचीत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। क्योंकि जब बातचीत करेंगे तो बोलेंगे भैया आज हम नहाए नहीं है, तुम नहाए हो कि नहीं, तो यानी क्या हुआ, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मोबाइल पे हो या सामने से हो, सब क्या होगा, सब होगा वर्बल कम्युनिकेशन। अब समझ में आएगा, शुरू मैंने वर्बल और नॉन वर्बल क्यों बताया था, पूरा वर्बल है भाई। चलो, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ, लेटर एक, अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं, अब वो लेटर कोई भी हो सकता है, ऑफिशियल लेटर हो सकता है, पर्सनल लेटर हो सकता है। हालांकि मैंने तो जिंदगी में पर्सनल लेटर भेजने का मौका मिला ही नहीं, आप लोगों का मिला कि नहीं। तो पर्सनल लेटर हो, कोई लेटर, अगर लेटर आप किसी को भेज रहे हैं, फिर से आओ यार चलो बात करते हैं। लेटर में हम क्या लिखेंगे, शब्द तो लिखेंगे ना, हालांकि कुछ लोग हो सकता हो कुछ
कुछ कोड वोड लिख दें, लिखेंगे तो शब्द ही लिखेंगे ना। तो हम आप अगर लेटर के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं। जब शब्दों का प्रयोग करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन के लिए तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा। आंसर मैंने देखा नहीं था, अब देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है नॉन वर्बल, टेलीफोन, रिटेन। ठीक है, शब्दों का प्रयोग यहाँ पे सिंपल है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, लेकिन रिटेन कम्युनिकेशन है, लिखा हुआ वर्बल कम्युनिकेशन दोनों है, होता है बोलकर लिखकर शब्दों का प्रयोग करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल लिखा हुआ है, सिंपल है आंसर सी। लेटर है तो लिखा हुआ ही रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर, कह रहे हैं जो फॉर्मल लेटर होता है, मैंने कम्युनिकेशन दो प्रकार का बताया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो कह रहे हैं जो फॉर्मल लेटर होता है कैन बी यूज्ड फॉर पर्पज, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को पकाने के लिए नहीं, किसी को बोर करने के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं। मैंने बताया था कि जब भी ऑफिस की बात होगी वो फॉर्मल, जहां पर भी फॉर्मल शब्द आएगा ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्मल शब्द आएगा उसके साथ ऑफिशियल वाली चीज को आप अटैच कर दीजिएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा तो ऑफिशियल बातचीत हो जाएगी, और फॉर्मल लेटर आ गया है तो ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। अब तो लाइक कर दो, अब तो समझ में आ ही रहा होगा। देखो शुरू में मैंने आपको बता दिया था फॉर्मल और वर्बल, दो समझ गए तो कम्युनिकेशन हो गया। री, अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा री ऐसे करके डॉट लगा देते हैं तो इसको रिगार्ड्स या रिगार्डिंग कहते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग जनरली यूज किया जाता है कि किसी लेटर को किसके बारे में, किसी चीज के बारे में, किस बारे में आप लिख रहे हैं उसी का रहता है, उसको लिखते हैं रिगार्डिंग। ठीक है, तो यही पर है कि री का किसी लेटर में अगर REG लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं रिगार्डिंग। ये लेटर किस बारे में, अगर मैं किसी को लेटर भेजता हूं तो लिखता हूं रिगार्डिंग मार्कशीट विदाउट QR कोड। अगर मैं कई बार किसी बच्चे की मार्कशीट पर QR कोड नहीं आता है तो मैं NCERT को मेल करता हूं, मेल करते समय जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें लिखता हूं ये बात रिगार्डिंग मार्कशीट विदाउट QR कोड, कि बिना QR कोड की मार्कशीट के बारे में। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, के बारे में, क्योंकि आपको पता है जब आप लेटर लिखेंगे ऑफिशियल तो किस बारे में लेटर है उसके लिए सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, विषय। पहले तो लिखते हैं टू द डायरेक्टर फलाना, जहां जिसको भेज रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा जाता है रिगार्डिंग दिस, कि इस बारे में। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, इसका क्या मतलब होता है, तो REG का मतलब होता है रिगार्डिंग। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा, सब्जेक्ट डेटिंग से कोई मतलब नहीं है। 13 का आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टॉम रिसीव अ लेटर, टॉम भैया को एक लेटर प्राप्त हुआ है, बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल ऑफ हु सेंड इट। देखो टॉम ठीक है यार, जो भी है, टॉम भैया है, ठीक है, उनको किसी ने लेटर भेजा है, लेकिन लेटर किसने भेजा है वो उस पर लिखा ही नहीं है। तो लेटर वाज मिसिंग द एड्रेस, तो पूछ रहा है कि लेटर पर कौन सा एड्रेस मिसिंग है। आप बताओ, एक लेटर भेजा गया टॉम को, टॉम भैया को तो लिखा ही गया होगा, टॉम भैया गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उनको मिल गया, लेकिन कह रहे कौन भेजा था वो लिखा ही नहीं है। तो इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग हो गया ना, फ्रॉम, भेजने वाला मिसिंग हो गया क्योंकि उसका नाम ही नहीं लिखा, तो यही पूछ रहा है। तो रिसीव करने वाला कौन हुआ, टॉम भैया को मिला है तो रिसीव करने वाले हो गए। ग्रीटिंग मतलब तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सब हो गया। सब्जेक्ट विशेष कोई लेना देना है, किसका एड्रेस गायब है, जो भेजा है उसी का एड्रेस गायब है, यानी सेंडर का जो एड्रेस है वो गायब है इस लेटर से। टॉम को एक पत्र मिला जिसमें इसका कोई भी विवरण नहीं है कि इसे भेजा किसने था, तो भेजा किसने था उसका नहीं पता है, तो कौन गायब है, किसका पता गायब है, भेजने वाले का पता गायब है। आंसर बी 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। सैम wanted to apply for a job, सैम फिर से अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए। He thought of writing a cover letter, वो एक कवर लेटर अटैच करके कंपनी को भेज रहे हैं, बट उनके दोस्त जो है his friend suggested to attach a letter, कवर लेटर। ठीक है, टॉम है, कवर लेटर भेज रहे हैं कंपनी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कवर लेटर भेज रहे हैं, तो उनका जो दोस्त है कह रहा है यार कवर लेटर के साथ ये भी अटैच कर दो। तो देखिए, आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर के साथ आप क्या और अटैच करना चाहेंगे जो चाहेगा सामने वाले को मिले। तो ब्राउचर में तो जैसे ब्राउचर क्या होता है, किसी ITI में आप एडमिशन लेने जाते हैं, ITI के नाम, पता, ट्रेड वगैरह, ड्यूरेशन, फीस कितनी है, सुविधाएं क्या है, मोबाइल नंबर, वो एक ब्राउचर कहलाता है। ठीक है, लेकिन छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मल के यहाँ कोई लेना देना नहीं है। टॉम के जो दोस्त हैं कह रहे हैं यार लेटर के साथ अपना बायोडाटा तो अटैच कर दो,
क्या अटैच करने को कह रहे हैं? रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम आपका बायोडेटा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिज्यूम भी अटैच कर दो अपने कवर लेटर के साथ। जहां आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो नौकरी के लिए, तो अपना बायोडेटा भी अटैच कर दो। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, इशारों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है? नॉट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए ईमेल क्या होता है? ईमेल में शब्दों का प्रयोग होता है ना, ईमेल में शब्दों का प्रयोग होता है। आई कांटेक्ट, आंखों आंखों में इशारे हो गए, बातें हो गई, तो नॉन वर्बल है। इसमें शब्द, आंखों से शब्द तो निकलते नहीं है, हाथ हो गया हरकत, हेलो हाय इस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें से कोई शब्द तो निकल नहीं रहे। मैंने ऐसे कर दिया एबीसीडी निकल रहा है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट, ये तीनों जो है ना, ये तीनों नॉन वर्बल है, इनमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जो ईमेल हम लोग लिख रहे हैं इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी ये कौन सा है? ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन वर्बल नहीं है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन ईमेल में तो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन वर्बल नहीं है, ये वर्बल है। तो फिर से आ गया ना वर्बल नॉन वर्बल। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर आप पहले ही कर लिए रहे होंगे, 16 का ए, ठीक है। आंसर की मत रटिए, क्वेश्चन पढ़िए आसान से, ध्यान से, दिल लगा के क्वेश्चन पढ़िए, सब समझ में आ जाए। क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत आसान होती है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब। शाउटिंग शोज वी आर एंग्री, अगर हम चिल्ला रहे हैं तो इसका मतलब हम गुस्से में हैं। टॉकिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? हम थक गए हैं या तो हमें नींद आ रही है। व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस, कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति तेज से चिल्ला रहा है तो वो गुस्से में है, अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे बात कर रहा है तो वो तो थक गया है भाई, या उसको नींद आ रही है। तो कौन सा हिस्सा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो हम समझ जाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति तेज से चिल्ला रहा है, वो बताता नहीं है कि मैं गुस्से में हूं, तब भी आप समझ जाते हैं, यानी उसका जो मैसेज है आप तक पहुंच जाता है। क्या? गुस्से वाली बात, वो बोलता नहीं है, कोई शब्द मतलब आपको बोलता नहीं है, लेकिन आप उसके बॉडी के हाव भाव को देख के समझ जाते हैं, तो क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो फिलहाल यही कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा तरीका है, चिल्ला रहा है ना, चिल्ला रहा है तो उसकी हम आवाज की बात करेंगे। चिल्ला रहा है, गुस्से में है, धीरे धीरे बोल रहा है तो उसको नींद आ रही है, सो रहा है, तो मुस्कुराएगा थोड़ी ना, ही हाथ हिला रहा है, वो क्या कर रहा है? आई कांटेक्ट भी नहीं या आई मूवमेंट भी नहीं है, टोन ऑफ वॉइस, उसकी आवाज की जो लहजा है ना, आवाज बोलने का तरीका, जो हमारी टोन है, जैसे हमारे इस समय बोल रहा हूं तो मेरी आवाज की टोन काफी स्लो है, अगर मैं चिल्ला के बोल रहा हूं तो आवाज मेरी टोन बढ़ गई, तो जो आवाज के जो लहजा है बोलने का, उसी समय पता चल जाता है कि सामने वाला नींद में है, गुस्से में है कि प्यार से बात कर रहा है। कैसे पता चलता है? टोन ऑफ वॉइस से, आवाज के लहजे से, बोलने के तरीके से, कि उसका जो साउंड है किस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू योर सेल्फ, बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड, दो लोगों के बीच की दूरी, आप और आपके उनके बीच की दूरी है, तो कौन सी दूरी कहलाएगी? ये रिलेशनशिप या इनफॉर्मल क्लोज का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल ये स्थानिक दूरी है। हम रहते हैं यहां पर, आप रहते हैं वहां पर, हम दोनों के बीच एक नॉर्मल स्थान वाली दूरी है कि मैं दूसरे स्थान पर हूं और आप दूसरे स्थान पर है, सिंपल है। स्पेटियल डिस्टेंस, स्थानिक दूरी, ठीक है। जैसे आप गाजीपुर में, सॉरी मैं गाजीपुर जिले में रहता हूं, आप रहते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कोई बिहार के पटना में, कोई हरियाणा में होगा, कोई राजस्थान में होगा, कोई मध्य प्रदेश में होगा, है ना, कोई महाराष्ट्र में होगा, तो हम लोग अलग अलग स्थान के हैं, तो हमारी ये स्थान वाली दूरी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप तो तगड़ा है, आंसर ए सही है, ठीक है। चलिए, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी, सैमुअल भाई साहब अपने साथी, साथ में काम करने वाले साथी जेरी से रोज मिलते हैं ऑफिस में, ठीक है। व्हेन वी आर विथ कोवर्कर, जब वो हम अपने सहपाठी जो मेरे साथ काम करने वाला है उसके साथ रहते हैं, तो वी शुड नॉट स्टैंड और सीट टू हिम। देखिए सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि आप दो दोस्त हैं, आप दोस्त नहीं है, आप दो लोग हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जेरी हैं और सैमुअल हैं, दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो रोज मिलते हैं और एक साथ उन्हें खड़ा भी होना पड़ता है, बैठना भी होता है, तो कैसे नहीं खड़ा होना है, कैसे नहीं बैठना है, यही बात हो रहा है कि बहुत दूर, ठीक है,
बहुत दूर, मिनिमम डिस्टेंस, नेवर, टू क्लोज। यहां पर क्या होगा ना, बहुत चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल लगेगी ये चीज। ठीक है, 19 का आंसर ये होगा। कह रहा है कि हम रोज ऑफिस में अपने सहकर्मी यानी साथ काम करने वाले जेरी से मिलते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं, मतलब उसके साथ जब भी हम बैठे हैं या खड़े हैं, तो कैसे रहना चाहिए? तो बहुत चिपकने की जरूरत नहीं है, बाकी सब से मतलब नहीं है। पूछ रहा है इनमें से क्या सही है जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें बहुत चिपक के उसके साथ, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला बैठा है उसके चिपक के बैठ गए, उसको हो सकता है अनकंफर्टेबल फील हो, आपको मजा आए। ठीक है, तो ये चीज है, आंसर ए सही होगा यहाँ पर। बहुत चिपकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खड़े होते समय बैठते समय बहुत चिपकने की जरूरत नहीं है। चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। चेरी भाई साहब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। What should she not, अच्छा भाई साहब नहीं बहन जी हैं। What should she not do, उनको क्या नहीं करना चाहिए? चेरी इंटरव्यू देने जा रही हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? चेरी की जगह यहाँ पे कुछ और नाम लिख देता, चमेली लिख देता तो ज्यादा मजा आता है ना, कि चमेली इंटरव्यू देने जा रही है, उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको फॉर्मल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो गलत बात है। इंटरव्यू में तो फॉर्मल कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, बायोडेटा भी, रिज्यूम भी ले जाना पड़ेगा, साफ सुथरा कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। लेकिन ढेर सारा मेकअप लगाने और परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ढेर सारे मेकअप और परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। आप शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। जा रहे हैं नहीं, जा रही हैं। लड़के तो वैसे ही मेकअप नहीं करते, लेकिन कुछ लड़कों मैंने देखा है फेयर एंड लवली लगाते हैं। कोई लगाता हो तो कमेंट करना। यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मली, इनफॉर्मली, चुपचाप बात ही कैसे होगी? नहीं, फॉर्मली मैंने बोल दिया है। फॉर्मली ऑफिशियल बातचीत होती है। जब मेरे दोस्त हैं, यार हैं, तो उनके साथ इनफॉर्मल ऐसी बातचीत होगी, मजे में, का भाई का हालचाल, कैसा है तू? ठीक है। और अगर हमारे टीचर होंगे, देखिए दोनों में फर्क क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने पहले बता दिया था। ऑफिशियल बातचीत, हेलो सर कैसे हैं आप, कब आए, कब जाएंगे, अच्छा कैसे हैं, आपके घर परिवार कैसा है, इस प्रकार से हम बातचीत, खाना खाएंगे, चाय लेंगे कि नहीं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं, फॉर्मल है। और दोस्त आया था, और भाई कहाँ था तू, इतना लेट क्यों आया, चल बैठ, चल कुछ खाएगा, ऐसे पूछा जाता है ना। एग्जैक्टली, तो वही चीज है। तो ये है, तो हम लोग कैसे दोस्तों के साथ इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते। ठीक है, मस्त रहते हैं। तो यही हमारे 21 का बी। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है? क्या बातचीत नहीं है? वर्बल कम्युनिकेशन तो होता है, मैंने बताया था शुरू में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है जो लिखित में होता है, लेकिन ड्राइविंग कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ ही रहा है कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन नहीं है। तो ड्राइविंग एक अलग प्रक्रिया है, गाड़ी चलाने का बातचीत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? आंसर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट, फॉर्मल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है, कहां इस्तेमाल किया जाता है? इनफॉर्मल तो हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पार्टी सार्टी ग्रुप में कहीं बैठे हैं कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल की बात कर रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों के साथ नहीं, घर में नहीं, पार्टी में नहीं, कार्यस्थल पर। कार्यस्थल वो जगह होती है जहां हम आप नौकरी कर रहे हो, वो कार्यस्थल कहलाता है। बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कंपनी, फैक्ट्री, कॉलेज, स्कूल, ये सब कुछ जो है वर्क प्लेस कहलाता है। और यहाँ पर जो बातचीत होती है वो फॉर्मल होती है। ठीक है, चलिए आधा तो पहुंच गए, नहीं अभी भी बचा है यार। विनोद मीट्स हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस। विनोद जो है अपने नए मैनेजर से मिले हैं अपने कंपनी में। ही हैड टू हिमसेल्फ, देखिए भैया विनोद है अपनी फैक्ट्री कंपनी में गए हैं, पहली बार मिल रहे हैं अपने मैनेजर से, तो विनोद भाई को क्या करना चाहिए? चलिए, थैंक यू बोलना चाहिए? नहीं, थैंक यू का क्या मतलब यार, दोस्त देखो कहां से हो गया, थैंक्स का तो दोस्त होगा नहीं। थैंक यू बोलना है, मिलते हैं थैंक यू, किस बात के लिए थैंक यू? आपको मैनेजर ने क्या दे दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। प्रशंसा करना है, मतलब शुरू हो गए, अरे मैनेजर साहब आप आ गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत मस्त है आप, तो बहुत बढ़िया मैनेजर है। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना परिचय देंगे भाई, परिचय की बात सबसे शुरुआत में, इंट्रोडक्शन ही तो होगा। आंसर भी सही हो जाएगा। पहली मुलाकात हो रही है तो क्या होगा? पहली मुलाकात में हमारा परिचय होगा मैनेजर। 25 कह रहा है whenever we are communicating we have to be dressed up appropriately, maintain our body language and maintain। कह रहे हैं कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें सही कपड़े पहनने होंगे। ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल करना होगा,
जैसे कई बार कुछ लोग बोलते समय कुछ ज्यादा ही हाथ पैर हिलाते हैं, इधर उधर मुंडी करते रहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। और कह रहे हैं एक और चीज मेंटेन करनी होगी, वो क्या है? तो देखिए, हमें चिल्लाना नहीं होगा कम्युनिकेशन के दौरान, मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा? आई कांटेक्ट बनाए रखना होगा, सामने वाले जिससे बातचीत कर रहे हैं उसकी तरफ आपको देखना है, इधर उधर नहीं करना है। यानी 3 चीजें मेंटेन करनी है, आपको सही कपड़े पहनना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल करना है, और साथ में आई कांटेक्ट, यहाँ पर आप सही बढ़ सकते हैं, आई कांटेक्ट भी आपको क्या करना है? मेंटेन रखना है। यहाँ हो गया 25 का सी, और आधा क्वेश्चन अभी कवर हुआ। कोई थका हो तो जाओ पानी पी के आ सकते हो। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपेंस थ्रू, विचारों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? अगर हम किसी की बात को सिर्फ सुनेंगे तो विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, उसके विचार मैं सिर्फ सुनूंगा, है ना, और सिर्फ देख रहा हूं तो मैं सिर्फ देख ही रहा हूं, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूं ना, गाने का भी कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन ही ऐसा तरीका है, कम्युनिकेशन का काम ही है कि विचारों का आदान प्रदान, मैं अपनी बात आपको कहूं और आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, मैं अपने दोस्त को बताया, अब मेरे दोस्त ने अपना आइडिया मुझसे बताया, शेयर किया, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के माध्यम से ये हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं आएगा, मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 27 एट वर्क, लो लग रहा है मैंने स्किप कर दिया क्या, बैक आ गया, नहीं ठीक है, 26 हो गया। 27 वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो, कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर जो कम्युनिकेशन होता है, कार्यस्थल क्या है? फैक्ट्री, हॉस्पिटल, कॉलेज, जो भी जहां हम लोग नौकरियां कर सकते हैं या लोग करते हैं, वो कार्यस्थल कहलाता है। ठीक, सॉरी, कार्यस्थल पर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन सा जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। टेक्स्ट, आइडिया, क्लोज का कोई मतलब नहीं है। 6C रूल होता है, 6C रूल जो है फॉलो होना चाहिए। तो 6C होता क्या है? एक नियम बनाया गया है, एक सेट ऑफ रूल है जो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, या बेहतर कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा अगर इन 6C होते हैं, इनको पालन किया जाए। 6C कौन कौन से है? पहला C है कर्टसी, क्लियरिटी, कॉन्सेंस, ठीक है, कॉन्सियसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस। ठीक है, इनका सबका आपका नाम मतलब भी है। कर्टसी मतलब होता है कि आप जो बात, मतलब जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो सामने वाले के प्रति आपको क्या है, सामने वाले के प्रति आपको यह दिखाना है कि आप भी उसकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, क्लियरिटी मतलब जो भी बात बोल रहे हैं वो क्लियर हो, सिंपल हो। ये है आपका एलिमेंट अननेसेसरी वर्ड, मतलब फालतू शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, उतनी ही बात करें, उतने शब्दों को ही चुने जिनकी जरूरत हो। प्रिसाइज टर्म, ऐसी बात आप बोले कि स्पेसिफिक शब्दों का प्रयोग करें कि जिससे सामने वाले को चीजें आसानी से समझ में आए, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें। इसका मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, और ये जो है जिस टॉपिक पर बात हो रही है उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन दे, कोई इधर उधर की बात ना करे। तो जो ये 6C है ना, ये कम्युनिकेशन के रूल है, तो यही फॉलो करना पड़ता है 6C। नहीं तो ऐसे जैसे मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ऐसे 6C होता तो रटने वाली बात हो जाती। अब आपको भूलेगा नहीं कि ये 6 नियम होते हैं जो तीनों C से ही शुरू होते हैं, 3 और ये 3 6। ठीक है, तो इसलिए इसको 6C बोला जाता है। तो यही हो गया, वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है? 6C, आंसर सी है ना भाई। आंसर देख लिया करना, गलती से मैं टिक कर दूं, मतलब टिक तो सही करूंगा, बोल गलत दूं तो अलग बात है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जब भी संगठन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन को वहां संगठन ट्रांसलेट किया हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन सबको बोला जाता है। कॉलेज को भी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, हॉस्पिटल को भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, सबको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनली किसके द्वारा बातचीत होती है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी फैक्ट्री वगैरह में अगर बातचीत होनी है तो मोस्टली किसके द्वारा होगा? उसके लिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अनफेमिलियर शब्दों का, लेटर का। जनरली मोस्टली सभी कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो ईमेल के थ्रू होते हैं। जैसे आपको कोई छुट्टी चाहिए तो भी ईमेल के थ्रू, या कोई इंफॉर्मेशन आपको अपने बॉस को भेजना है तो भी ईमेल के थ्रू होगा। यानी कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया क्या है? ईमेल है, बातचीत करने का सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, कहाँ पे? फैक्ट्रीज, कंपनीज, हॉस्पिटल, कॉलेज, यहाँ पर। ठीक है, सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स, सूर्या और उनके टीम के 10 मेंबर आर इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में है। ठीक है, सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, सूर्या बात कर रहे हैं हिंदी में। उनके 6 मेंबर ऐसे हैं टीम में जो हिंदी समझते हैं, लेकिन 4 मेंबर ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है। तो अब सूर्या को क्या करना चाहिए? ठीक है, व्हाट शुड सूर्या नॉट
नॉट डू, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं गलत पढ़ रहा हूं ना तो आप भी गलती मत करिए, क्वेश्चन सही पढ़ेंगे तभी सही आंसर दे पाएंगे। देखिए फिर पढ़ते हैं, सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर आर इन अ मीटिंग, सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, 6 मेंबर इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी, 4 मेंबर डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, व्हाट शुड सूर्या नॉट डू, सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मीटिंग हिज टीम, मीटिंग तो करना ही पड़ेगा, टॉकिंग बात तो करना ही पड़ेगा, 4 लोगों को भगा नहीं सकते, उनको हिंदी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगा दें, हमें क्या सूर्या को हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, वहां पर ऐसा लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ही इंग्लिश काम आती है, एक कॉमन लैंग्वेज जो सबको समझ में आती है। तो सूर्या क्या करना है, सूर्या को हिंदी में नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, स्पीक इन हिंदी, तो ये पूछ रहा है नॉट टू डू, नॉट टू डू मतलब हिंदी में नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपकी टीम है, टीम अच्छा कैसे काम करेगी, आप टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 6 लोगों को हिंदी आती है, 4 को हिंदी आती नहीं है, तो आप हिंदी में बोलोगे तो आपका काम हो पाएगा, उस 4 लोग तो समझेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो ऐसे में क्या करना, आपको हिंदी में नहीं बोलना है। ना तो आप मेंबर को हटा सकते हैं, बात तो करना ही पड़ेगा और मीटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, टीम से, लेकिन सिर्फ हिंदी में नहीं बोलना है, आपको ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो 10 को आती है। डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड, देखिए बहुत सारे लोग हैं और एक ही काम पर काम, मतलब एक टास्क दे दिया गया है, एक टास्क दे दिया गया है। जैसे मुझे टास्क मिल गया है कि मुझे एग्जाम से पहले अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सभी क्लासेज कंप्लीट कर देनी है, तो अब ऐसे में मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी अपनी टीम होगी, लोग होंगे, कोई मेरे इंग्लिश में मदद करेगा करने में, कोई हिंदी में मदद करेगा, ठीक है, मेंबर होंगे, मेंबर 1 2, ठीक है, इस प्रकार से मेंबर 3 भी होगा जो पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ही काम को कर रहे हैं, सब लोग कर क्या रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बच्चों को पहुंचाना है बच्चों तक, तो 3 लोग मिलकर एक पर काम कर रहे हैं। यही यहाँ पर पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है टीम वर्क। आप लोग सही आंसर बता चुके रहे होंगे, एक काम को करने के लिए 2 3 4 या उससे अधिक लोग मिलकर एक ही काम को करते हैं तो टीम वर्क कहलाता है, ठीक है। तो आंसर ये सही होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क को अच्छे से कौन सा ऐसा शब्द है जो टीम वर्क को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, टीम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्रुप का भी मतलब नहीं है, यूनाइटी का भी यहां पर मतलब नहीं है, तालमेल बहुत जरूरी है। अगर सभी लोगों का एक दूसरे से तालमेल नहीं होगा तो काम कैसे होगा। अगर मान लेते हैं क्लास आज आपको देनी है और टीम में पीयूष सर है, ठीक है, मैं पी लिख दिया, पीयूष हैं और सन्नी सर हैं, तो अब सबका अपना काम है। अगर मान लेते हैं पीयूष जी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, सन्नी जी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मर्ज कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं यहां पर। अब क्या होगा, अगर पीयूष आज, अगर तालमेल क्या है कि ये सुबह 11 बजे तक काम कर दें, सन्नी जी उसको मतलब 12 बजे तक काम कर दें, उसके बाद मैं क्लास पढ़ा दूं 1 बजे, तो एक शेड्यूल है। अगर ये पीयूष कहेंगे आज मैं नहीं करूंगा कल करूंगा, तो क्या होगा, ये क्लास आगे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए तालमेल जरूरी है, एक टीम वर्क के लिए तालमेल जरूरी है कि सब एक दूसरे का ध्यान रखते हुए काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जा भाई मैं तो नहीं करता, तो उसको तालमेल नहीं कहेंगे। टीम वर्क मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ तालमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेयरिंग विथ हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड, देखिए एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना और मदद करना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मतलब 2 शब्द है, शेयरिंग विथ हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड दूसरा शब्द आपको बताना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्लोज का कोई मतलब यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर हैप्पी और सैड का मतलब नहीं होगा, मोटिवेटेड हो जाएगा कि अगर हम किसी काम को करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हम, इससे क्या होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे किसी काम करने के लिए, तो पहले तो हमें फील होगा कि हम सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जब इन्वॉल्व होंगे सब लोग एक काम को करने के लिए, तो मोटिवेशन भी अपने आप वहां पर आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश जियोग्राफी प्रोजेक्ट। देखिए जियोग्राफी प्रोजेक्ट है जिस पर 3 लोग काम कर रहे हैं, राम है, विनय है और संदीप है। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट, विनय अपना विचार शेयर कर रहे हैं। व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू, ठीक है, कह रहे हैं कि राम है, विनय है और संदीप है,
तीन लोग काम कर रहे हैं, जियोग्राफी का प्रोजेक्ट है जिसको तीनों लोगों को मिलकर तैयार करना है। विनय अपने विचार जो है शेयर कर रहे हैं, ठीक है, विनय अपना विचार शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विनय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए राम एंड संदीप को क्या करना है। जैसे आप तीन लोग हैं एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे तीन लोग हैं, तो अब उसमें से एक व्यक्ति जब अपने विचार साझा कर रहा है तो बाकी दो लोगों को क्या करना चाहिए। देखते हैं आंसर यहाँ पर आपके तीन है। लिसन एक्टिवली, खेलना। देखिए प्रोजेक्ट पर काम करना है तो खेलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना वहां पर। गो अराउंड द स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं, उस समय प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो बाकी दो मेंबर को उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा, तभी तो समझ में आएगा वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, फिर आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो टीम वर्क यही होता है कि जब टीम में कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो बाकी लोग उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। तो 34 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 34 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीना एंड लायरा टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए टीना और लायरा जो है टीम की तरह लोग काम कर रहे हैं। व्हाट शुड बोथ द टीम्स डू द फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है, दो टीम है, एक टीना की टीम है और एक लायरा की टीम है, वो लोग साथ में काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट क्या है इनका, एक स्कूल पेंटिंग है जिसको तैयार करना है। तो इन दोनों टीम को क्या करना चाहिए प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। ठीक है, लड़ाई करना चाहिए, बहस करना चाहिए, एक दूसरे को रोकना चाहिए, नहीं, जिम्मेदारियां बांट देनी चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे की जिम्मेदारियां शेयर करनी चाहिए कि भाई इतना काम मैं कर ले रहा हूं, ये काम मेरी वाली टीम करेगी, वाली मेरी काम टीम करेगी। तो क्या होगा, एक दूसरे से हम लोग काम को शेयर कर लेंगे तो काम जल्दी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, तभी टीम का मजा आएगा। 35 का बी सही। एक आध चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी वजह से जल्दी जल्दी पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे आप समझदार हैं। आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब बहस होता है, डिसएग्रीमेंट किसी चीज से आप सहमत नहीं है। तो आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। दो लोग हैं या दो ग्रुप है लोगों का, इधर 4-5 लोग इधर 4-5 लोग, किसी चीज पर दोनों लोग सहमत नहीं है, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं। क्या वो टीम वर्क होगा, नहीं। क्या वो खुशी है, नहीं। वो क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से टकराव है। क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। ठीक है, तो जब सहमत नहीं होंगे तो आपसी टकराव होगा ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से क्या चीजें होती हैं, क्या पॉजिटिव इमोशन आएगा। अगर दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे से संबंध ठीक नहीं है, टकराव है, मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, टकराव, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जब दो लोगों के बीच मतभेद है तो वहां पे पॉजिटिव इमोशन आएगा, हो ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव कहां से आएगा, हैप्पी इमोशंस मतलब खुशी का महसूस ही नहीं, खुशी कहां से महसूस होगी, वहां पर निगेटिव हमेशा गलत भावनाएं आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, टकराव क्या करेगा, जनरली निगेटिव इमोशंस को पैदा करेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स निगेटिव इमोशंस। आंसर आपका 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन अ वर्क प्लेस अफेक्ट। अगर किसी वर्क प्लेस पर, किसी फैक्ट्री में लोगों के बीच मतभेद है तो क्या होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या सैलरी बढ़ जाएगी, क्या सैलरी बढ़ जाएगी, सामान्य नहीं, सैलरी नहीं बढ़ेगी, सामान्य कोई मतलब भी नहीं है। किस चीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता है वो घटेगी। ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन जो उन्होंने दे रखा है निम्मी में, क्लीन द ऑफिस दे रखा है। क्लीन द ऑफिस का क्या लेना देना है। अगर कहीं ऑफिस में झगड़ा है, किसी कंपनी में दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से मतभेद है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस क्लीन करने से कोई लेना देना नहीं है, काम पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, काम करने की क्षमता घटेगी, कम काम होगा वहां पर। तो मेरे हिसाब से आंसर सी होना, सॉरी ए होना चाहिए। लेकिन जो निम्मी का वो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उसमें क्या आंसर दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। मेरे ख्याल से दे रखा था सी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं थोड़ा बहुत, तब तक गले को आराम भी मिल जाएगा। ये है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन बिकमिंग प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन स्किल, क्वेश्चन नंबर 38। इन्होंने देखिए क्लीन द ऑफिस लिखा हुआ है। अगर दो लोगों के बीच
मतभेद है, टकराव है किसी कंपनी में, तो क्लीन द ऑफिस। आंसर सी इन्होंने 38 को कर रखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत होगा पूरी तरह से। ठीक है, आंसर ए सही होना चाहिए यहां पर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। 39 है, जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर सूरज। जेम्स को क्या करना है, अपने टीम के अन्य लोगों से, अपने अन्य मेंबर से मिलना है। सूरज है, रीना है और नगमा है। फ्राइडे को मिलना है अपने सभी मेंबर से। जेम्स कॉल्ड सूरज, जेम्स ने सूरज को फोन किया और रीना को फोन किया, बट उसने नगमा को फोन नहीं किया। भाई टीम में 3 लोग हैं, जेम्स है, जेम्स भाई की एक टीम बना रखे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, टीम है, टीम में सूरज है, रीना है और नगमा है। जेम्स ने सूरज को और रीना को फोन किया कि फ्राइडे को हम लोग की मीटिंग है, मुलाकात होगी, और नगमा को फोन ही नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये किस चीज का उदाहरण है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है? टाइपिंग एरर है, तनाव है, पुअर लिसनिंग है? नहीं, ये पुअर कम्युनिकेशन है, ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन ये होता है कि हम सभी टीम मेंबर से एक तरीके से बात करते, सबको इन्फॉर्म करते, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता। तो ये बुरा कम्युनिकेशन है, खराब कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, कि हमने सबको इन्फॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट है, श्वेता एंड रक्षित आर कोवर्कर्स, मतलब ये सहकर्मी है, एक ही कंपनी में दोनों लोग काम करते हैं, श्वेता और रक्षित। दे आर एंग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे से वो गुस्से में है, बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट प्रॉपरली। उनको एक प्रोजेक्ट मिला था दोनों लोगों को, लेकिन वो लोगों ने समय पे एक दूसरे से बढ़िया टाई अप नहीं था, समय पर काम नहीं किया, एक दूसरे से वो गुस्सा है। अब विच इज अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एक दूसरे के प्रति टकराव या तनाव है वर्क प्लेस में, इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके आंसर्स देखते हैं हम लोग। रिमूव मेंबर्स, अगर हम मेंबर से हटा देंगे तो काम कैसे हुआ? ठीक है, बीट ईच अदर, एक दूसरे को मारे पीटे, पुलिस कंप्लेन करे? नहीं, हमें क्या करना होगा, दूसरे तरीके, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उस काम को कर सकें। ठीक है, मान लो नहीं किए, एक दूसरे से टकराव था, उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किए, उसको कंप्लीट नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स को हटा दें या फिर क्या करें, दूसरे को मारे पीटे, नहीं, दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। 40 नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसके प्रति कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है, तो उसी की बात यहां पर हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? अगर मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लासेज आपको कैसी लगी? बहुत से बच्चे कहते हैं अच्छी लगी, अच्छी लगी नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आती है। सिंपल सी बात है, 100% आप सेटिस्फाई सबको नहीं कर सकते हैं, ना ही सब एक दूसरे को एक ही तरीका सबको पसंद भी नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं यार ये तो बेकार क्लास है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो क्या होगा, उस चीज को क्या कहते हैं? तो उसको आलोचना कहते हैं। ठीक है, और आप धरती पर हैं तो आपकी आलोचना होना तय है। अगर आप ये सोचें कि आपकी कोई आलोचना नहीं करेगा, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, आप कोई कार्य कर रहे हैं फिर भी उसके बारे में सामने वाला बुराई कर रहा है, उसमें कुछ कमियां निकाल रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करना कहते हैं। ठीक है, यहां पर आंसर सी होना चाहिए। और कुछ बुद्धिमान लोग कह भी गए हैं कि आपके साथ आलोचक होने चाहिए, आलोचना करने वाले होने चाहिए, जिससे आपको अपनी कमियां पता चलती रहती हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन रिसीव हार्श, कठोर, हार्श मतलब कठोर, अनफेयर, कठोर मतलब बहुत टेढ़े शब्दों का प्रयोग करना, कोई किसी को बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा हो। अनफेयर मतलब जो सही ना हो, गलत, सही ना हो, उसको अनफेयर कहते हैं। और वेरी निगेटिव मतलब बहुत ही निगेटिव। ठीक है, क्रिटिसिज्म, देखिए क्रिटिसाइज करने का 2 तरीका होता है। एक ये होता है कि यार आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, कम समझ में आ रहा है। क्या है? कम समझ में आ रहा। एक होता है कि तुम्हारे यार तुम क्या बकवास पढ़ा रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है पढ़ाना लिखाना, ठीक है, छोड़ दो ये सब करना। तो ये भी क्रिटिसिज्म ही है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श है, ज्यादा निगेटिव है। तो यही यहां पर बात कर रहे हैं कि ये क्रिटिसिज्म किस तरह का है। दे फील वेरी अनहैप्पी, आप किसी के बारे में अगर उसको बड़े कठोर शब्दों के साथ उसके काम की बुराई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको बहुत बुरा फील होगा। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म कौन सा कहलाएगा? क्या ये उसकी हेल्प करेगा, या ये अच्छा है, ये अनफेयर है, ये गलत है? ये क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म पूरी तरह से गलत नहीं होता है, लेकिन ये गलत है। ये क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि आप बुराई वो बताइए जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर कमी है उसको आप बताइए। एक होता है कि जबरदस्ती उसको बुरा साबित ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बहुत कड़े शब्द, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
तो उसको हम कहते हैं अनफेयर, मतलब अनुचित है वो, उसके साथ कहीं न कहीं पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तो उसको अनफेयर क्रिटिसिज्म कहें। ठीक है, नेक्स्ट है कि जानबूझ के आप किसी को टारगेट करें। ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन एंड टू द पर्सन, कह रहे हैं आप किसी व्यक्ति को अगर उसके बारे में उसकी आलोचना कर रहे हैं, यानी आप उसकी बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, तो दो चीजें यहां पर दिया हुआ कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन, यहां पर देखिए मैंने उल्टा पढ़ दिया, वी मस्ट, अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है, आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति, जब कोई हमें हमारी आलोचना कर रहा है, मतलब कोई सामने वाला मेरी बुराई कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये होगा इसका सही, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना गलती हो रही है मुझसे भी, तो आप भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िएगा। जब मेरी कोई बुराई कर रहा है तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे वहां पर खुश होना चाहिए कि बल्ले बल्ले बुराई हो रही है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चिल्लाना चाहिए और रोना चाहिए, नहीं। लड़ाई करना चाहिए, नहीं। शांत रहना चाहिए और सामने वाले की बात को सुनना चाहिए कि भाई क्या कह रहा हो, सच में तो नहीं कह रहा, क्योंकि हर चीज गलत नहीं होती है, बहुत से हमारे अंदर कमियां होती है और सामने वाला वो कमी अगर देख कर बता रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो उसके कैसे होगा, शांत रखना है खुद को, उसे सही करना है उस कमी को। आंसर आपका बी सही हो जाएगा 43 का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44। प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फ्रॉम, देखिए क्रिटिसिज्म हेल्पफुल भी होता है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब थोड़ा सजा कर किसी चीज को, एक होता है सीधे बोल देना क्या बकवास खाना बनाया यार तुमने, एक होता है यार खाना बनाया तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर नमक भी डाल देते तो मजा आ जाता, तो इसको कहते हैं थोड़ा सा प्यार से चीज को सजा कर बोलना। तो वहीं पर यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्टिव, उसी को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो क्रिटिसिज्म होगा तो वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगली बार जब वो बनाएगा तो नमक की मात्रा सही रख लेगा और उसका खाना शानदार बनेगा। यानी किसी ने उसकी कमी बताई लेकिन थोड़ा प्यार से, वही चीज यहाँ पर उसको हेल्पफुल कहते हैं। फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, प्रिया है अपने कंपनी में काम करती है, उनके मैनेजर ने उनसे उनकी आलोचना की उनके काम की, लेकिन थोड़ा सही तरीके से समझा बुझा कर किया, तो व्हाट शुड सी डू, मतलब मैडम को अब क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना तो चाहिए ही। ठीक है, मैनेजर अगर आपने कोई काम किया है, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके मैनेजर उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब आपके काम की आलोचना कर रहे हैं, तो उनकी बात को तो सुनना ही पड़ेगा। फिर समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कमी है जिसको बता रहे हैं वो, उसके बाद उनको धन्यवाद भी करिए अपने मैनेजर को, सर धन्यवाद आपने ये चीज बताई, मैं इसको सही कर लेती हूँ। ठीक है, तो यानी आपको तीनों काम करना है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45। किशोर मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। किशोर के मैनेजर हैं, किशोर भी अपने मैनेजर के पास गए, अब उनके मैनेजर ने पॉजिटिव भी फीडबैक दिया और निगेटिव भी दिया, मतलब उसके काम के बारे में अच्छा भी बोला बुरा भी बोला। किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, किशोर अब कंफ्यूज हो गया कि अब यार कहना क्या चाह रहे थे, एक तरफ तो कह रहे हैं प्रोजेक्ट अच्छा किए हो, फिर कह रहे हैं थोड़ा ये कमी भी रह गई है, यार ये तो गलत है। तो अब वो कंफ्यूज हो गया कि प्रोजेक्ट अच्छा है कि खराब है। ठीक है, क्या हो गए, किशोर कंफ्यूज हो गए। व्हाट शुड ही डू, अब उनको क्या करना चाहिए, अब किशोर को क्या करना चाहिए। जैसे मैनेजर ने दोनों बात बोल दी, किशोर कंफ्यूज हो गए, अब क्या करना चाहिए किशोर को। अब किशोर को पहले तो शांत होना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई पॉजिटिव क्या बोला, निगेटिव क्या बोला। तो अब उसके बाद कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव। अब उनको जो जो पॉजिटिव पॉइंट मैनेजर ने बोला था उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड द निगेटिव पॉइंट, कौन कौन से निगेटिव पॉइंट बोला था उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद अपना डिसाइड करें कि निगेटिव वाला कैसे हटाएं। तो ऐसे में क्या होगा, शांत भी रहना है, पॉजिटिव वाला भी सोचना है, निगेटिव वाले के बारे में भी सोचना है। जब आपको सब करना ही है तो ऐसे में आंसर फिर से कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा 45 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं व्हेन वी आर। ठीक है, ये कह रहे हैं बातचीत करना हम कब शुरू कर देते हैं, बड़े होते हैं 18 साल के तब, या जब हम माता पिता बनते हैं तब, या बहुत बूढ़े होने पर। नहीं भाई, हम क्या करते हैं जब पैदा होते हैं ना, थोड़े से बचपना जैसे ही आता है ABCD बोलना शुरू कर देते हैं, शुरुआत हो जाती है हमारी बचपन में। ठीक है, आप किसी का थोड़ा कोई 1 साल, कोई 2 साल, 3 साल, जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे टैलेंट के हिसाब से बोलते हैं लोग, लेकिन हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं कब,
शुरू कर दे रहे हैं बचपन में ही, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब लिखा हुआ है चिल्ड्रन के नहीं कि बच्चे, बचपन से यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जब बच्चे रहते हैं तभी से ये चीज कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पहले शुरू में तोतली भाषा होती है, कुछ इशारे में भी होती है, रोने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब ये दूध नहीं पिएगा, है ना। तो वही चीजें हैं। 47 रीता टॉक्स टू हर कस्टमर, रीता अपने कस्टमर से बात कर रही है, बट सी इज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से। अब देखिए रीता है, अपने कस्टमर से बात कर रही है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इनका कस्टमर कह क्या रहा है। तो व्हाट शुड सी डू, अब रीता को क्या करना चाहिए, ठीक है। रीता है, उनके यहाँ कस्टमर से, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रीता को समझ में पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है मेरा कस्टमर, ठीक है। तो अब रीता को क्या करना चाहिए, क्या बात करना बंद कर देना चाहिए? नहीं। कस्टमर से भिड़ जाना चाहिए कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको अपनी लिसनिंग स्किल इंप्रूव करनी होगी। लिसनिंग मतलब सुनने की जो क्षमता होती है। कुछ लोग क्या होता है, बड़े लापरवाही से सुनते हैं, 4 बार आपसे एक ही बात को पूछेंगे। और कुछ लोग क्या होता है कि सामने वाला थोड़ा धीरे बोल रहा हो, आधा अधूरा भी बोले तो भी समझ जाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। तो यही है कि हमें, जो रीता है, उनको अपनी लिसनिंग स्किल, सुनने का जो कौशल है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे अपने कस्टमर को वो अच्छे से सुन और समझ पाए, ठीक है। ये हो जाएगा 47 का ए। नेक्स्ट 48 यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, विच स्किल्स शुड यू इंप्रूव। देखिए आप ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, आप ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आप ईमेल सही से लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोगों को कमियां हैं अंदर, ईमेल भेजना तो जानते हैं, लेकिन उसके अंदर मैटर क्या लिखना है उनको नहीं समझ में आता। या तो मैटर ऐसा लिखते हैं कि सामने वाला चकरिया जाएगा, कहेगा यार कहना क्या चाहते हो, समझ भी नहीं आएगा। तो जो भेजने वाला है उसके अंदर क्या कमी है, अनेबल टू शेयर योर मैसेज, आप अपनी बात को सही से नहीं पहुंचा पा रहे ईमेल के थ्रू, तो आपके अंदर कौन सी कमी है? क्या आप बोलना, ईमेल में बोलते तो हो नहीं, पढ़ते तो हो नहीं, क्या आपके अंदर लिखने का कौशल उतना अच्छा नहीं, यानी जो राइटिंग कम्युनिकेशन है वो आपको सुधारने की जरूरत है। आपको अपने जो लिखने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन भी तो होता है, जो शब्दों का प्रयोग करके हम लिखित कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, रिप्लाई है, तो ये सब रिटन कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब ये हमें सुधारना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि हमें नहीं लिखने आ रहा सही से, तो यही आपको सुधारना पड़ेगा। इसलिए यहां पर आंसर आपका 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यू आर स्केयर्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, आपको दूसरों से बातचीत करने में डर लगता है। व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुछ तरीके कौन से हैं जिसके द्वारा इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। जनरली होता भी है शुरू में, क्या बहुत लोग बचपन से ही बहुत फर्राट टाइप के होते हैं, किसी से कहीं भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत हेजिटेशन होती है, डरते हैं लोगों से बातचीत करने में। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट योर कम्युनिकेशन, अपनी शक्तियों को पहचानिए। कम्युनिकेशन करते समय, बातचीत करने में आप किन चीजों में अच्छे हैं उसको आप ढूंढिए। उसके बाद अपनी कमजोरियों को भी ढूंढिए। उसके बाद वो तरीका ढूंढिए जिससे और अच्छा आप सीख सकते हैं, ठीक है, अपने बारे में। पहले आप अपनी कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो पहले आप ढूंढिए कि कम्युनिकेशन में, इस फील्ड में, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आती हैं। हो सकता हो आपको इंग्लिश के शब्द आते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, ठीक है, लेकिन वीकनेस ये है कि उनको आप बोल नहीं पाते हैं, मुंह फंसता है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने इंग्लिश, ये पता चल गया कि आपको इंग्लिश आती है, लेकिन आपको ये पता है कि आप उनको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, शब्द बोल नहीं पाते हैं। तो आप इन चीजों को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। यानी आप लगभग ये तीनों चीजें करेंगे जिससे आप सुधारेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी जो वीकनेस है, जो बोलने का तरीका, जो बोल नहीं पाते हैं, उसको आप इंप्रूव करके सुधार लेंगे। तो आप ये तीनों चीजें करेंगे। ऐसे में आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ये कब करेंगे, जब आपको बोलने में दिक्कत है, तो इन चीजों को करेंगे, तब आप क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका 49 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, सतीश ऑलवेज आर्ग्यूज विथ हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव्स हिम फीडबैक व्हाट यू डू सतीश वुड डू, ठीक है। व्हाट डू यू डू सतीश वुड डू, ठीक है। कह रहे हैं कि सतीश भाई हैं, ठीक है, ये हमेशा बहस करते हैं अपने मैनेजर से। जब भी उनका मैनेजर उनको फीडबैक देता है, जैसे सतीश कोई काम करते हैं तो
उनका मैनेजर क्या करता है, बताता है कि यार आपने ऐसा काम किया वैसा काम किया। तो जब भी वो उनके काम के बारे में फीडबैक देता है, मतलब बताता है कि कैसे काम किए हो सतीश, तो तुरंत हर बार बहस करते हैं सतीश भाई, हर बार बहस करते हैं अपने मैनेजर से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, गुस्सा हो जाना चाहिए सतीश को, या फिर नर्वस महसूस करना चाहिए, या मैनेजर को ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, जबकि उनको बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 50 का आंसर ये सही हो जाएगा। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन था, जो चैप्टर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? लेंथी जरूर थी, क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिए जैसी आपकी डिमांड है कि मैं मैक्सिमम कोशिश भी कर रहा हूँ कि सिर्फ टाइम पास ना करते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा। जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने प्यार दिया है, उतनी ही उम्मीद इस वीडियो के लिए भी है। थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप जो रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करके उससे एक बार मैच करा लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गलतियां ना हो, फिर भी फास्ट करने में और इकट्ठा करने में टाइम भी कम है, शॉर्ट टाइम है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, ह्यूमन एरर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, जल्द क्या, जल्दी, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।